प्रिय छात्रों नमस्ते। आज हम कक्षा 10 अनिवार्य हिंदी क्षितिज पाठ्यपुस्तक से नागार्जुन जी को पढ़ेंगे। नवा पाठ है नागार्जुन। इनकी 2 कविताएं यहाँ पाठ्यक्रम में हैं, कल और आज तथा ऊषा की लाली। इन दोनों कविताओं का भाव हम ग्रहण करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए नागार्जुन जी का जीवन परिचय जानते हैं। इनका जन्म 1911 ईस्वी में और मृत्यु 1998 ईस्वी में हुई। जीवन परिचय। हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि नागार्जुन का जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता गए। बनारस के 3 नाम हैं, वाराणसी भी इसे कहते हैं और काशी, बनारस और वाराणसी, तीनों नाम बनारस के ही हैं। 1936 में लंका गए अर्थात श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। बौद्ध धर्म इन्होंने ग्रहण कर लिया। उन्होंने हिंदी साहित्य में नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। हिंदी में तो नागार्जुन के नाम से लिखा और मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से रचनाएं लिखी हैं। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्यविधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। उनको हिंदी अकादमी, दिल्ली के शिखर सम्मान और उत्तर प्रदेश के भारत भारती पुरस्कार तथा बिहार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामयिक बोध से गहराई तक जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। रचनाएं या कृतियाँ: युगधरा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी ज्योतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तालाब की मछलियाँ, ओम मंत्र, भूल जाओ पुराने सपने। ये प्रमुख इनकी कृतियाँ हैं। आइए पाठ परिचय जानते हैं। पाठ परिचय। नागार्जुन की कविता कल और आज ग्रीष्म की घोर तपिश भरी दुरूहता के पश्चात वर्षा ऋतु के सहज और मनभावन आगमन का वर्णन करती है। अर्थात गर्मी की तीव्र तपत के बाद जो बेचैनी है, दुरूहता है, परेशानी है, उसके बाद जब शीतलता लिए हुए वर्षा ऋतु आती है तो उसका सहज मनभावन आगमन का यहाँ पर वर्णन है। ग्रीष्म ऋतु के हताश एवं उदास मुख कृषक, किसान, धूल स्नान करते पक्षी वृंद, पक्षियों का समूह, सूखे खेतों का वीराना उजाड़पन और बदरंग आसमान, रंगहीन आसमान, जहाँ एक और समाज के सोपान पर छूटे हुए अंतिम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं दूसरी ओर प्रगतिगत चित्रण की सहजता को भी दर्शाता है। वर्षा ऋतु का आगमन परिवर्तन का संकेत है। वर्षा के आगमन से प्रकृति रूपी सुकन्या नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। प्रकृति को यहाँ सुकन्या से उपमित किया गया है। प्रकृति के समस्त उपादान भी उसका साथ देते प्रतीत होते हैं। उपादान होते हैं साधन। ऋतु चक्र का अत्यंत सजीव अंकन इस कविता की विशेषता है। ठेठ देशज उपादानों का प्रयोग मुग्धकारी है। भाषा की दृष्टि से नागार्जुन का ठेठ देसी अंदाज मनोरम है। मनोरम, मन को भाने वाला। हाँ, दूसरी कविता है ऊषा की लाली। उसका परिचय जानते हैं। ऊषा की लाली कविता में कवि नागार्जुन का प्रकृति प्रेम सहज रूप में
मुखरित हुआ है। शिशु रूप में उगते सूर्य की अप्रतिम छटा से कवि का मन अभिभूत हो जाता है तथा उदय होते सूर्य की केसरी आभा जो कि हिमगिरी के हिमालय पर्वत के स्वर्ण शिखर का आभास दे रही है से कवि दूर नहीं होना चाहता है, उसी दृश्य को देखते रहना चाहता है। हिमालय पर्वत की जो बर्फ़ है, सफ़ेद बर्फ़ से ढकी हुई जो चोटियां हैं, जब उन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो सोने के समान चमकती हैं। उस मनोरम दृश्य को कवि एकटक निर्निमेष बिना पलक झपकाए देखते रहना चाहता है। उषा का मतलब है प्रातःकालीन सूर्योदय के समय का, सूर्योदय का जो समय है उसको उषा काल कहा गया है, भोर का समय। आइए कल और आज कविता को हम पढ़ते हैं, इसका भाव लेते हैं। कल और आज। कल जो बीत चुका है, आने वाला कल नहीं, जो चला गया है, गुजरा हुआ कल। और आज वर्तमान की बात हो रही है। अभी कल तक गालियाँ देती तुम्हें हताश खेतीहर, अभी कल तक धूल में नहाते थे गोरैयों के झुंड, अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी, अभी कल तक। कवि कह रहा है कि अभी कल तक, अर्थात कल तक की बात है, तुम्हें गालियाँ दे रही थी। कौन दे रही थी? हताश मतलब निराश। खेतीहर होते हैं किसान, जो खेती करने वाले किसान हैं, हे ईश्वर तुझे गाली दे रहे थे। क्या कर रहे थे? गाली दे रहे थे। अभी कल तक धूल में नहाते थे, और अभी कल तक धूल जो उड़ती है उसमें नहा रहे थे। कौन? गोरैयों के झुंड। गोरैया एक चिड़िया है, तो गोरैया चिड़िया के जो झुंड हैं वो धूल में नहा रहे हैं अभी कल तक। और पथराई हुई थी धनहर खेतों की मिट्टी। पथराई का मतलब पत्थर के समान कठोर हो गई थी। धनहर जो धान पैदा करने वाले जो खेत हैं, उनकी मिट्टी सूख करके पत्थर के समान कठोर हो गई थी। कब तक? अभी कल तक की ये बात है। हाँ, धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक, अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान। अभी कल तक की ही बात है। धरती की कोख में दुबके हुए थे, छिपे हुए थे, जो मेंढक हैं वो छिपे हुए थे, और आसमान जो था वो उदास और बदरंग था, अशोभनीय सा वो लग रहा था। उसमें कोई असंतुष्टि हमें मिल रही थी, फीका था, कुछ भी चमक नहीं थी। और आज, लेकिन आज क्या हुआ? और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू, और आज छमका रही है पावस रानी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल। और आज, लेकिन आज क्या हुआ? आज आसमान में ऊपर ही ऊपर तंबू तन गए हैं। किसके तंबू तन गए हैं? बादलों के तंबू तन गए हैं। बादल तंबू के रूप में तन गए हैं, उन्होंने छांव कर ली है। ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू, और आज छमका रही है पावस रानी। पावस मतलब वर्षा रानी। पावस वर्षा को कहते हैं। पावस वर्षा रानी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल, बूंदों की अपनी जो पायल है उसको छमका रही है। कौन? वर्षा रानी। आगे चलते हैं। और आज चालू हो गई है झींगुरों की सहनाई अविराम, और आज जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर। और बारिश होने से क्या हुआ? झींगुरों की जो सहनाई है वो निरंतर अविराम बिना रुके झी, इस तरह से जो रात्रि में हमें झींगुर जो अपनी आवाज़ निकालते हैं, उनकी आवाज़ आती रहती है, निरंतर आती रहती है। झींगुरों की जो सहनाई है वह विराम बज रही है। और आज जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर। और आज मोर भी क्या है? कूक भर रहे हैं, नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन प्रसन्न हो चुका है वर्षा ऋतु के आने से। ग्रीष्म के जाने और वर्षा ऋतु के आने से, ग्रीष्म था तो क्या था, और ग्रीष्म के बाद जब वर्षा आई तो क्या परिवर्तन हुआ। आगे देखते हैं। और आज
आ गई वापस जान दूब की झुलसी सिराओं के अंदर, और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म समेट कर अपने लाओ लश्कर। और आज क्या हुआ, दूब में जो झुलस गई थी दूब की सिराएं, उनके अंदर वापस से जान आ गई है, उनमें चेतना आ गई है, उनमें फुटाव शुरू हो गया है। और आज चुपचाप चुपके से अपने लाव लश्कर, अपना जो सामान है उसको समेट करके ग्रीष्म ऋतु है वो दबे पैर विदा हो रहा है। वर्षा ऋतु के आने से ग्रीष्म जाता रहा, अपने लाव लश्कर अपना सामान समेट करके वो चल पड़ा है। पूरा भाव ले लेते हैं कविता का। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पूर्व अर्थात कल के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए कवि ने कहा कि अभी कल तक जो किसान हताश थे, निराश थे, वो मौसम को जो गालियां दे रहे थे, ग्रीष्म ऋतु को कोस रहे थे, अभी कल तक की बात है कि गोरैयों के जो झुंड हैं वो धूल में खेल रहे थे, और जो खेत हैं उनकी मिट्टी पत्थर के समान हो गई थी, मेंढक धरती के अंदर दुबके पड़े थे। लेकिन आज क्या हुआ, जो सारा आकाश है वो धूल धूसिर हो रहा था। ये तो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन था, लेकिन जैसे ही वातावरण में परिवर्तन हुआ तो देखते देखते क्या हुआ, आज बादल आसमान में तंबू की तरह, और आज ऊपर ही ऊपर तन गए तुम्हारे तंबू। क्या हुआ कि ग्रीष्म ऋतु के बीत जाने से और वर्षा ऋतु के आरंभ होने से आकाश में बादलों की घटा रूपी तंबू तन गए, और आज वर्षा ऋतु रूपी जो सुंदरी है वो लगातार बूंदा बूंदियों के माध्यम से मानो अपनी पायल छमका रही है। पायल छमकाने का भाव ये है कि छम छम करके बारिश बरस रही है। इस मौसम में जो झिंगुर है वो लगातार अपना स्वर रूपी शहनाई को बजाने लगे हैं। वर्षा रानी का जो स्वागत है वो शहनाई बजा कर रहे हैं झिंगुर। मोर भी नाचने और थिरकने लग गए हैं जोरों से। केकारव अर्थात मोरों का जो कलरव है वो सुनाई पड़ रहा है। वर्षा ऋतु में जो दूब गर्मी से झुलस गई थी उनमें वापस से हरितिमा उभर आने लगी है, फुटाव चालू हो गया है। ये सब कैसे हुआ है, ग्रीष्म ऋतु के जाने और वर्षा ऋतु के आने से। अब अगली जो कविता है हमारी वो है उषा की लाली। इसे भी हम पढ़ते हैं और भाव ग्रहण करते हैं। उषा का अर्थ है प्रातःकालीन सूर्योदय का समय। उषा की लाली में अभी से गए निखर हिमगिरी के कनक शिखर। हिमालय पर्वत के जो सोने के समान शिखर हैं, चोटियां हैं, वो उषा की लालिमा से अभी से निखर गए हैं। प्रातःकालीन आभा से वो निखार उनमें दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़ा शिशु रवि, बदली छवि, देखता रह गया ए पलक कवि। सूर्य रूपी जो शिशु है, बालक है, बाल रूप में जब सूर्य पूर्ण जो गोला है वो लाल होता है, बाल रूप में होता है, वो आगे बढ़ा है। जैसे ही बढ़ा है हर क्षण छवि बदलने लगी है, सौंदर्य जो शोभा है वो बदलने लगी है। बदली छवि, देखता रह गया ए पलक कवि। और जो कवि है वो उस दृश्य को ए पलक, निर्निमेष, बिना पलक झपकाए देखता रह गया। वो जरा सा भी क्षण मात्र का समय भी सूर्य की जो प्रातःकालीन आभा है उससे नहीं हटाना चाहता है। डर था प्रतिपल अपरूप यह आभा, डर था प्रतिपल अपरूप यह जादुई आभा, जाए न बिखर उषा की लाली में, भले हो उठे थे निखर हिमगिरी के कनक शिखर। डर था प्रतिपल, और हर क्षण डर था कवि के मन में। क्या डर था? अपरूपता का, कुरूपता का डर था। अपरूप होता है कुरूप, जो अच्छा ना लगे, रूपहीन, कुरूप। यह जादुई आभा, ये जादू के समान जो सौंदर्य है, आभा है, ये कुरूप ना हो जाए, ये बिखर ना जाए, ये बिखर ना जाए। ये जो सौंदर्य उन्हें दिखाई पड़ रहा है ये खत्म ना हो जाए, छीण ना हो जाए। उषा की लाली में भले हो उठे थे निखर हिमगिरी के कनक शिखर। हिमालय पर्वत के जो सोने के समान शिखर हैं वो उषा की लालिमा से निखर उठे थे, बहुत ही सुंदर भले लग रहे थे। तो ये कविता थी, छोटी छोटी दो कविताएं थी। सहज भाव इनमें था। मुक्त छंद का यहाँ पर कवि ने प्रयोग किया है। बहुत ही प्यारी कविताएं थी, कठिन शब्दार्थ हैं। आइए देखते हैं।
ऊषा की लाली से हैं हिमगिरी हिमालय, कनक सोना या सोने जैसा, शिखर चोटी, रवि होता है सूरज। कल और आज से हैं खेतीहर होता है किसान, पत्थराई पत्थर के समान कठोर, बदरंग फीका पड़ना, अविराम लगातार, दूब होती है घास। यहाँ पर अभ्यासार्थ कुछ प्रश्न हैं अभ्यास के लिए, इन्हें भी हम करते हैं। ग्रीष्म वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिन्हें बहुविकल्पी कहते हैं। ग्रीष्म की धूल में कौन नहाते थे? कबूतर, गौरैया, झींगुर, मेंढक। नहाने का काम गौरैया कर रहे थे, तो ख इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, नागार्जुन हिंदी के अतिरिक्त और किस भाषा में रचना कर्म करते थे? नागार्जुन जी हिंदी के अतिरिक्त मैथिली भाषा में यात्री नाम से उन्होंने कविताएं लिखी हैं। क्या इसका उत्तर है? ऊषा की लाली कविता में किस समय का वर्णन हुआ है? भौर काल का, प्रातःकाल का वर्णन हुआ है। आइए इन्हें हम विस्तार में देख लेते हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, ऊषा की लाली कविता में किस समय का वर्णन हुआ है? इस कविता में प्रातःकाल का वर्णन हुआ है। सुबह का जो समय होता है भौर काल, उसका वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, खेतों की मिट्टी पथराई हुई क्यों थी? उत्तर है, भीषण गर्मी के कारण खेतों की मिट्टी पत्थर जैसी कठोर हो गई थी। किस कारण? गर्मी के कारण। अगला पांचवा प्रश्न है, कवि ने आसमान को बदरंग क्यों बताया है? उत्तर है, गर्मी के कारण आकाश में दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। धूप और धूल के कारण आसमान बदरंग या रंगहीन दिखाई दे रहा था। आगे चलते हैं। छठा प्रश्न है, ऊषा की लाली कविता के अनुसार कवि को क्या डर लग रहा था? उत्तर है, ऊषा का दृश्य पल पल बदल रहा था। ऊषा काल का जो दृश्य है वो पल पल बदल रहा था, अतः कवि को डर था कि कहीं वह सुंदर दृश्य शीघ्र ही अपनी सुंदरता को न खो दे, अर्थात उनकी आंखों से ओझल न हो जाए। आगे सातवां प्रश्न है, कविता ऊषा की लाली में हिमगिरी किसे कहा गया है? आसान सा सवाल है। कविता में हिमगिरी अर्थात हिमालय को कहा गया है, जिसकी चोटियाँ बर्फ से ढकी हैं। हिमालय शब्द हिम धन आल्य दो शब्दों से मिलकर बना है। हिम धन आल्य, हिमालय होता है। हिम माने बर्फ, आल्य माने घर, बर्फ का घर, अर्थात हिमालय पर्वत। आठवां प्रश्न है, वर्षा ऋतु के आगमन से प्रकृति में कौन कौन से बदलाव आए हैं? वर्षा ऋतु के आने से प्रकृति में आए बदलाव। उत्तर हैं, सारे जगत को अपने ताप से तपाती ग्रीष्म ऋतु को वर्षा ऋतु ने बाहर कर दिया। वर्षा ऋतु आते ही आकाश में घटाएं घुमड़ने लगी, बदरंग आसमान श्याम रंग में रंग गया, बूंदें बरसते ही प्यासी धरती तृप्त हो गई, किसानों के मुख पर मुस्कान थिरकने लगी, रात में झींगरों की झनकार से गूंजने लगी, वीरान वनों में भौरों की मधुर कूकें सुनाई देने लगी, सूखी जा रही दूब फिर से हरी हो गई, वर्षा का राज्य आते ही गर्मी अपना सारा सामान समेटकर चलती बनी। अपने लाव लश्कर सारा सामान समेट करके चलती बनी। अगला प्रश्न देखते हैं। नवा प्रश्न है, ऊषा की लाली कविता का शिल्प सौंदर्य लिखिए। एक तो कविता में भाव पक्ष होता है, एक कला पक्ष होता है। तो शिल्प का मतलब कला से है, कला पक्ष की बात है। यहाँ पर भाषा क्या है, शैली क्या है, अलंकार कौन से हैं, तो ये हमें देखना है। उत्तर है, कवि नागार्जुन की काव्य कला इस छोटी सी रचना में मनमोहक रूप में सामने आई है। कवि ने सटीक शब्दावली का उपयोग करते हुए अपनी शब्द चित्र संजोनी की कला का पूरा प्रदर्शन किया है। भाषा शैली के कुशल प्रयोग से कवि ने उषाकालीन प्राकृतिक दृश्यावली को पाठकों के सामने साकार सा कर दिया है। जब हम कविता पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रातःकाल के हम दृश्य कर रहे हैं। आगे बढ़ा शिशु रवि में मानवीकरण का सुंदर उपयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक वस्तुओं में जब मानवीय गुणों का आरोप किया जाता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ जो रवि है, सूर्य है, वो प्रकृति है, और उसमें शिशु एक बालक का, मानव का जो बालक है उसका यहाँ पर रूपण किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। कवि के साथ इस कविता के पाठक भी
कवि की कल्पना एवं कैंची से उभारे गए शिल्प सौंदर्य को अपलक देखते रह जाते हैं। अभी 9वें प्रश्न में हमने कला पक्ष की बात की, अब हम भाव पक्ष की बात करेंगे। कल और आज कविता में इसका मूल भाव क्या है? उत्तर है, कल और आज कविता में कवि ने अपने प्रकृति प्रेम का परिचय कराया है। ग्रीष्म ऋतु के झुलसा देने वाले ताप के पश्चात सजल एवं शीतल वर्षा ऋतु के आगमन से होने वाले सुखद प्राकृतिक परिवर्तन का कविता में चित्रण हुआ है। कवि ने दो ऋतुओं के माध्यम से सामाजिक जीवन के दो पक्षों को प्रस्तुत किया है। ग्रीष्म की मार से प्रकृति को कोसते किसान, बेचैन पक्षियों का धूल स्नान, खेतों की मिट्टी की पथराई काया, गर्मी के प्रकोप से धरती के भीतर छिपे बैठे मेंढक और उदासी बरसाता बदरंग आसमान, ये सभी दृश्य समाज के संकटग्रस्त जनजीवन के प्रतीक हैं। दूसरी ओर कवि ने वर्षा ऋतु के रूप में सुशासन से प्रसन्न जनजीवन का चित्र प्रस्तुत किया है। आसमान से अब आग नहीं शीतल बूंदें बरस रही हैं। बादलों के तंबुओं ने धूप को रोककर सर्वत्र छाया कर दी है। गर्मी की वीरान रातें अब झींगुरों का शहनाई बजा रही हैं। भौरों के शोर से जंगल गूंज रहे हैं। इस प्रकार परिवर्तन की जो हवा है, बयार है, उसने ग्रीष्म के कुशासन का अंत कर दिया है। कवि ने कल और आज कविता में प्रकृति चित्रण के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का संदेश देना चाहा है। आगे 11वां प्रश्न है, आप भी अपने जीवन में प्रकृति के अनुपम दृश्यों को देखते होंगे। किन दृश्यों को देखकर आपका हृदय कवि की तरह प्रफुल्लित हो उठता है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर कल्पना का है। हम लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। प्रकृति और मनुष्य का सदा से अटूट संबंध चला आ रहा है। प्रकृति के विविध मनोहारी दृश्यों ने सदा मानव मन को आकर्षित और प्रफुल्लित किया है। मुझे भी प्रकृति दर्शन का बड़ा चाव रहा है। नगर के बीच रहते हुए प्रकृति के सुंदर स्वरूप के दर्शन के अवसर कम ही मिल पाते हैं। फिर भी जब भी ऐसा अवसर आता है, मैं उसका पूरा आनंद लेने का प्रयत्न करता हूँ। पिछली गर्मियों में मुझे हरिद्वार जाने का अवसर मिला। वहाँ गंगा की गंभीर और विस्तृत धारा को देख मैं कुछ समय के लिए अपने आप को भूल सा गया। जब देवी दर्शन के लिए उड़न खटोले मैं बैठकर धरातल से पर्वत शिखर की ओर चला तो पहले डर लगा, किंतु ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे का विहंगम दृश्य देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। धीरे धीरे मन में अपूर्व प्रफुल्लता भरती चली गई। प्रकृति की विराटता, वन उपवन और नए नए स्वरूपों और श्रृंगारों को देखकर मैं कवि नागार्जुन की भांति अपलक उन दृश्यों को निहारता रहा। तो इस तरह से आप भी अपना प्राकृतिक जो निरीक्षण है, दृश्य है, उनका वर्णन कर सकते हैं। आगे 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। और आज झींगुरों की सहनाई अविराम, यहाँ तक का जो पद है इसकी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। आइए चलते हैं। और आज ऊपरी ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू, और आज छमका रही है पावस रानी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल, और आज चालू हो गई है झींगुरों की सहनाई अविराम। यहाँ तक की जो पद व्याख्या हमें करनी है। आइए संदर्भ और प्रसंग की ओर चलते हैं। संदर्भ तथा प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित कवि नागार्जुन की कविता कल और आज से लिया गया है। कवि इस अंश में वर्षा ऋतु के आगमन पर होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों और दृश्यों के सजीव बिंब प्रस्तुत कर रहा है। व्याख्या लिखनी है। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु के आते ही प्रकृति का सारा परिदृश्य बदल गया है। कल तक वीरान और बदरंग लगने वाले आसमान में अब बादलों के सजल तंबू तन गए हैं। सांवले सलोने मेघों ने किसानों के उदास मुखों पर मुस्कान बिखेर दी है। इस वर्षा आगमन के उत्सव पर वर्षा रानी अपनी छमाछम बरसाती बूंदों की पायल बजाती हुई नृत्य कर रही है। गर्मी की सन्नाटे भरी रातें अब झींगुरों की अविरल झनकार से गूंज रही हैं। यह वैसा ही है जैसे
पावस के स्वागत में सैकड़ों संगीतकार शहनाइयाँ बजा रहे हैं। विशेष हम लिख सकते हैं, कवि ने गर्मी के ताप से व्याकुल जीव जगत और प्रकृति का सारा परिदृश्य ही बदल दिया है। दूसरा बिंदु है, अब तो ग्रीष्म के संताप से उदास और नीरस जगत के मंच पर बादलों के नंदोबों के तले नृत्य और संगीत की महफिल सजी हुई है। भाषा सरल है, देशी प्रयोगों से सशक्त है, शैली में बिंब है, चित्रांकन है। पावस रानी बूंदा बूंदियों अपनी पायल तथा झिंगुरों की शहनाई में भी रूपक अलंकार की सजावट से पावस की आनंददायिनी झांकी प्रस्तुत की गई है। इस तरह से हम 2-3 बिंदु विशेष के अंतर्गत लिख सकते हैं। पाठ छोटा था, यहीं पूर्ण होता है। अब हमारा जो काव्य खंड है यहाँ पूर्ण होता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का जो वर्ष 2021 का जो पाठ्यक्रम है, जिसकी परीक्षाएं होनी हैं, उसमें यही पाठ आएंगे। 2-3 कविताएं हटा दी गई हैं, जिनका सिलेबस आपको बता दिया गया है। धन्यवाद।